डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। अवामी लीग का दफ्तर फूंका। 4 शहरों में हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने भारत के खिलाफ की नारेबाजी। 3 देशों की यात्रा पूरी कर ओमान से स्वदेश पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। मध्य पूर्व के साथ आर्थिक सहयोग को मिलेगी नई गति। आज सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण। 137.83 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज से गोरखनाथ क्षेत्र की 1 लाख आबादी को मिलेगी राहत। विरासत गलियारा के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे सीएम। देश के कई हाई कोर्ट्स को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना भी बाकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज यानी 19 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। भले ही यह सत्र अवधि में छोटा है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा रहने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के कुछ विधायकों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच नहीं पाएगी। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप रैकेट, एसआईआर, बीएलओज की मौत और खाद की किल्लत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। सत्र के पहले दिन मऊ घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर चर्चा के बाद उसे पारित कराया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र किन अहम मुद्दों के साथ आज शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए सदाफ, ये विधानसभा का शीतकाल शुरू हो गया है। साथ ही साथ विधान परिषद का सत्र भी प्रारंभ हुआ है। हालांकि विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा की पहला दिन था जब घोसी के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, उनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। उसको लेकर आज उनको तो प्रस्ताव पारित किया गया उनके निधन को लेकर, और उसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि विधान परिषद की कार्यवाही फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है शोक प्रस्ताव के बाद। इसके पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो मीडिया को संबोधित किया, जो उन्होंने संबोधन दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो कफ सिरप को लेकर पूरा मामला चल रहा है प्रदेश में, जिसकी सियासत चल रही है, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, उसको लेकर आज उन्होंने जवाब दिया है। एक तरह से अखिलेश यादव का जो बयान रहा है, कांग्रेस के जो नेता रहे उनके जो बयान रहे, उस पर उन्होंने पलटवार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के बाहर, और ये कहा है स्पष्ट तौर पर कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि जो अब तक लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध समाजवादी पार्टी से है। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उनका ये भी कहना है कि जो लोग भी जो भी मनी ट्रेल निकला है, जहां जहां से पैसा गया है, जिनके जिनके पास गया है, सबकी पहचान की जा रही है, सबको देखा जा रहा है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन भी जारी था। ऐसे में इस पूरे सत्र में हंगामे ज्यादा होने के आसार हैं या फिर जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए सदन कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो जाहिर सी बात में आपसी सहमति बनाकर काम करने की बात होती है, लेकिन जैसा आप सदन के बाहर देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक रहे, वो चाहे पॉल्यूशन का मामला हो, अभी हाल ही में इकाना स्टेडियम में क्रिकेट का मैच जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच था, उसको कोहरे के कारण रद्द कर देना पड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि पॉल्यूशन के कारण ये मैच रद्द हुआ, उसको लेकर
विरोध किया। समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने सदन के बाहर की ये बात है। इसके साथ ही साथ जो कप सिरप का मामला था उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो झंडे बैनर लेकर बाहर आए थे, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सोमवार को जब कार्यवाही विधानसभा की प्रारंभ होगी दोबारा से, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे कप सिरप का मामला हो, चाहे पॉल्यूशन का मामला हो, या जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर सदन में माहौल गरमाया जरूर दिखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। कई मुद्दों पर सपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें, 22 दिसंबर को योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप के अवैध व्यापार के मामले पर सपा पर बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है उनके संबंध सपा से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है। इससे यूपी पुलिस, एफएसडीए से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। किन किन लोगों को इसमें धन गया है, ये सारी बातें जांच में सामने आएगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी, इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। आज गोरखपुर में नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों का यातायात सुगम होगा। गोरखनाथ मंदिर और नेपाल जाने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। इस ओवरब्रिज के निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपए की लागत आई है। लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री विरासत गलियारा के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उनकी एसआईआर को लेकर गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक भी संभावित है। इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया गया है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार 2 लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है। इस ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी न्यूनतम सुनाई देगी। तीन देशों की यात्रा पूरी कर पीएम मोदी अब ओमान से स्वदेश लौट गए हैं। आपको बता दें, मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शहाब बिन तारिक अल सईद उन्हें विदा करने पहुंचे। हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान ओमान के उप प्रधानमंत्री को पारंपरिक भारतीय अभिवादन नमस्ते करते हुए भी देखा गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर विदाई ली। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गर्मजोशी इस अवसर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस दौरे के दौरान उन्हें ओमान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ओमान के सुल्तान हाथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले पीएम मोदी और सुल्तान हाथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें भारत और ओमान के बीच कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों पर सहमति बनी। इन समझौतों से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA 21वीं सदी में हमें नया भरोसा और नई ऊर्जा देगा। यह हमारे साझा भविष्य का खाका है। इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को नया आत्मविश्वास मिलेगा और हर क्षेत्र में
नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो इन योजनाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही हैं। शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना जैसी पहले अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। हमने उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में देहरादून के थाना क्षेत्र में धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित एक मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA द्वारा की गई। जांच में सामने आया कि मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अवैध निर्माण पाए जाने पर MDDA की टीम ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित निर्माण के लिए किसी प्रकार की वैधानिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसी वजह से यह कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रशासन का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और अवैध निर्माण चाहे किसी भी स्वरूप में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना MDM के अंतर्गत सामने आई 11 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी धन के गबन मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक कुल 7 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की भूमिका की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह मामला 26 नवंबर 2025 को प्रकाश में आया था, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला द्वारा कराई गई जांच के बाद थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी गई। जांच में यह सामने आया कि DC MDM मदरसा प्रबंधकों, शिक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर सरकारी अभिलेखों में कूटरचना की और योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी की। इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम ने बिजलीपुर बाईपास के पास से साहिब राम और दानिश को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया गया। इससे पहले DC MDM रहे फिरोज अहमद सहित 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। ये रिक्तियां रिटायरी और ट्रांसफर के चलते उत्पन्न हो रही हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कॉलेजियम के निर्णय के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह पद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद रिक्त होगा। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रेवती P मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश मेघालय हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के प्रस्तावित ट्रांसफर के मद्देनजर की गई है। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ही एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस MS सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वहीं ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमिन सेन को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। ये ट्रांसफर केरल हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद प्रभावी होगा।
दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छा जाने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसमें कैट 3 संचालन लागू करना पड़ा है और कई उड़ानों में देरी और व्यवधान की स्थिति बनी हुई है। अभी तक करीब 125 उड़ानें निलंबित हुई। सबसे बुरा हाल मध्य रात्रि से तड़के तक रहा। इस दौरान करीब 10 उड़ानें रद्द हो गईं। दिन बढ़ने के साथ दृश्यता सुधरने पर ही एयर ट्रैफिक में सुधार होगा। वहीं एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुबह जारी किए गए यात्री परामर्श में बताया कि घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट पर कैट 3 ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिससे उड़ानों में संभावित देरी और रुकावटें हो सकती हैं। परामर्श में अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से नवीनतम उड़ान स्थिति की जानकारी लें। परामर्श में आगे कहा गया, हमारी ग्राउंड टीम सभी हितधारकों के साथ मिलकर सभी टर्मिनलों पर यात्रियों की सहायता और आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही है। रियल टाइम उड़ान अपडेट के लिए कृपया अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है और हम आपके समझदार सहयोग की सराहना करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में घना से अत्यधिक घना कोहरा जारी रहने की संभावना है, जिससे हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। नैनीताल जिले में कैंचीधाम के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। भवानी कैंचीधाम मार्ग पर शिप्रा नदी के पास एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान वाहन में सवार कुल 9 लोग घायल अवस्था में खाई में पाए गए। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी ले जाया गया। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी के रूप में हुई है। डॉक्टरों ने उपचार के दौरान 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया, जिनमें एक किशोरी भी शामिल है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई। इंकलाब मंच के संयोजक की मौत के बाद ढाका में गुरुवार देर रात विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो देश के सबसे बड़े बांग्ला अखबार और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। वहीं देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में लेवल बैठक बुलाई है। बांग्लादेश के राजशाही में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़ते तनाव के बीच एक स्थानीय अवामी लीग ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जशमदीदों ने बताया कि शुक्रवार को तड़के करीब 1:30 बजे प्रदर्शनकारी पार्टी के कुमारपारा ऑफिस में एक बुलडोजर लाए और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।